हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन नफरत के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि मीरा ने ईरा की हथेली को होठों से छुआ और कहा, तेरी हर सांस मेरी सांस है, तुम ठीक हो जाओगे, बस मुझे मत छोड़ना। माई भी आकर चुपचाप बैठ गई थी। उनके हाथों में आयुर्वेद की बूढ़ी किताब थी, पर आंखें ईरा के कांपते बदन पर टिकी थी। माई ने धीरे से कहा, बेटा सांस चल रही है पर जख्म अंदर का है। हड्डी या मन कुछ तो टूटा है पर तू थामे रह। मेरा तेरा प्यार ही इसकी सबसे बड़ी दवा है। मीरा ने सिर हिलाया, लेकिन आंसू लगातार गिरते जा रहे थे। माई ने कुछ उपचार किए। मीरा के आंसू देखकर अब माई भी परेशान हो रही थी। मीरा ने माई की तरफ देखा और कहा, आप कुछ कीजिए ना माई, कुछ तो कीजिए, किसी डॉक्टर के पास ले चलें, कुछ करें। डॉक्टर के पास भी जा नहीं पाएंगे। माई ने ईरा की पसलियों को हल्के हाथों से छुआ। हर स्पर्श में अनुभव था, पर उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। माई धीरे से बोली, ये तीसरी पसली है, बाई और। हड्डी टूटी तो नहीं पर चटकी जरूर है। घाव अंदरूनी है, सूजन से सांसें फूल रही हैं। तेज दर्द में बेहोशी आ जाती है। मेरा कांपती आवाज में बोली, अब क्या करें माई, अस्पताल तो दूर है और गांव वाले पीछे पड़े हैं, क्योंकि यह शहर भी गांव से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। उन्हें पता करते टाइम नहीं लगेगा कि हम लोग इधर ही कहीं आए होंगे। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू घबरा मत बेटी, मैं भी एक दवा बनाती हूँ, अश्वगंधा, गुगलू और शतावरी का अर्क। और कहा, तेल से सेकना होगा और 3-3 घंटे पर काढ़ा देना होगा। होश में रखना जरूरी है, वरना शायद नींद से कभी ना उठे। ये सुनते ही मीरा की सांस कांप गई थी। उसने कहा, नहीं माई, ऐसा नहीं होने दूंगी। मीरा ने ईरा को अपनी गोद में संभाल लिया, उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी और बार बार उसका नाम लेकर पुकारती रही, ईरा सुनो ना, तुम्हें मेरी कसम है, आंखें बंद मत करना। धरमाई ने गर्म तेल से उसका सीना धीरे धीरे सेकना शुरू किया। हर एक पसली, हर सेक के साथ हीरा की सांस थोड़ी गहरी होती गई। हर तीसरे घंटे पर माई ने काढ़ा पिलाया, दर्द के बीच उसका सिर सहलाया। वक्त कठिन था, सांसें थम रही थी। अगले 2 दिन ईरा बेहोशी और हल्की चेतना के बीच झूलती रही। मेरा हर पल उसके पास बैठी रही, ना उसे सोने दिया और ना खुद सोई। घड़ी घड़ी पसीना पोंछती, दवा देती, सिर सहलाती। तीसरी रात ईरा की सांसें थोड़ी स्थिर हो चुकी थी, पर आवाज अभी भी हल्की थी। हीरा ने धीरे से कहा, मेरा अगर मैं ना बची तो। मेरा तेजी से उसके उंगलियों में अपनी उंगलियों को कसती हुई बोली, चुप करो, ऐसी बात फिर से कही ना तो मैं भगवान से भी लड़ जाऊंगी। हीरा मुस्कुराई, जैसे उसके पलकों में हल्का सा जीवन लौटा है। मीरा ने डबडबाती हुई आंखों से कहा, तुम अगर मर गई ना तो मैं किससे लड़ूंगी, किससे नाराज होंगी, कौन मुझे देख के मुस्कुराएगा, कौन मेरी तारीफ करेगा। हाँ? हीरा ने कहा, मैं यहीं रहूंगी तुम्हारी सांसों में। हीरा ने उसका माथा चूमा और हीरा के सीने से हल्के से लगी, जहाँ वो चटके हिस्से अब
फिर से धीरे धीरे शायद जुड़ने लगे थे। मीरा की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ डर और प्यार। मन में कहती है जब तुम ठीक हो जाओगी तभी मैं चैन से सोऊंगी। माई दूर से मुस्कुरा रही थी और कह रही थी अब ठीक होने लगी है। प्यार की ये तपिश दवा से भी ज्यादा असर करती है। फिर मीरा से बोली कि मीरा, इसे अगले 3 दिन बिल्कुल सुकून चाहिए, न झटका न भाग दौड़। हर दर्द तेरे हाथों से कम होगा, दवाओं से नहीं। मीरा ने सर हिलाया और अगले 3 दिन वो एक परछाई बनकर हीरा के साथ रही, उसी एक झोपड़ी में, हर किसी से छुपकर। हर दवा, हर पट्टी, हर कराह पर वो चुपचाप टूटती रही, पर हीरा के सामने हमेशा मुस्कुराती रही। हीरा जब तड़प उठती तभी मीरा जल्दी से माई का काढ़ा उसके होठों से लगाती और कहती थोड़ा सा और, देखो तुम्हारा दर्द अब दूर हो जाएगा। माई पास बैठी चुपचाप देखी और अंदर अंदर कहती हिम्मत है इस बच्ची में, ये बचा लेगी इसे। माई कह चुके थे कि खतरा टल गया है, बस आराम ज्यादा जरूरी है। प्रेम ने शरीर को हरा दिया था। मेरा उसे धीरे से सहारे से हीरा को उस रात चांदनी में बाहर ले आई। सर अपनी गोद में रखा और आसमान की ओर इशारा किया कि देखो हीरा, ये तारे भी गवाह हैं हमारे प्यार के। तुम अब धीरे धीरे पूरी ठीक हो जाओगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हर सांस में, हर दर्द में। दोनों बहुत खुश थे। धीरे धीरे हीरा की सांसें वापस आ रही थी। वहां से उठे और अंदर आने लगे। हीरा ने हल्के से खुद से चलने की कोशिश की, लेकिन हीरा की थोड़ी कोशिश से दर्द से वो फिर से पसीने पसीने हो गई। मेरा जल्दी से उसे पकड़ के अंदर लाती और सुलाती और कहती है पागल हो गई हो क्या, इतना मत करो, अभी अभी ठीक होना शुरू हुई हो, थोड़ा ध्यान रखो अपना। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। हीरा की देखभाल करते करते मीरा उसे ठीक करने लगी थी। मीरा के प्यार ने उसे फिर से पहले जैसा कर दिया था। फिर से उसे अपने पैरों पे खड़ा कर दिया था। हर चोट धीरे धीरे भरने लगी थी। चटकी हुई हड्डियां फिर से जुड़ गई थी। बस शरीर में हल्की थकान और हल्का फुल्का दर्द रह गया था। हीरा जब ठीक हुई, चलने फिरने लायक हुई, तो दोनों माई का आशीर्वाद लेने लगे और बोले धन्यवाद माई, हमारे अपनों ने तो हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन तुम पराई हो के भी हमारा इतना साथ निभा गई, हमारी इतनी हेल्प कर दी, ये आपका एहसान रहेगा हम पे। माई ने आशीर्वाद दिया और उसके बाद वो दोनों अपने सफर पर निकल गई थी, एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूर शहर में। मीरा और हीरा ने एक छोटा सा घर लिया। शहर में जिंदगी आसान तो थी नहीं, लेकिन आजाद थी। हीरा ने
पास के एक सरकारी स्कूल में स्पोर्ट्स कोच की नौकरी पकड़ ली थी। मेरा दिन में पेंटिंग्स बनाती और शाम को लोकल आर्ट गैलरी में उन्हें बेचने जाती। ईरा ने स्पोर्ट्स कोच की नौकरी के साथ साथ अपनी कोचिंग में सबसे पहले लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाना शुरू किया। उसका अंदाज सख्त था, लेकिन नज़र में चमक और सीने में जुनून था। धीरे धीरे उसकी छात्राओं ने स्कूल स्तर पर मेडल जीतने शुरू कर दिए थे और फिर शहर के अखबार में एक दिन लेख छपा, पहाड़ी गांव से आई महिला कोच जिसने लड़कियों को उड़ना सिखाया। ईरा की तस्वीर थी, बाजुओं पर चोट के निशान, आंखों में आग। इधर गांव में अब हर एक चीज फीकी पड़ चुकी थी। हीरा मीरा को ढूंढना बंद हो चुका था। गांव वालों को जैसे अब इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि मीरा और हीरा कहाँ है। कोई उनकी सुध-बुध लेना ही नहीं चाहता था। वक्त बीते हुए भी बहुत टाइम हो चुका था, लेकिन जो दो लोग चल रहे थे वो थे हीरा के पापा और मीरा की माँ, जो अपने बच्चियों की याद में तड़प रहे थे। हीरा की एक तस्वीर थी, बाजुओं पर चोट के निशान, आंखों में आग। मीरा ने हीरा के जख्मों को एक पुराने फोटो, एक पेंटिंग में डाला। पीठ पर उभरे निशान, आंखों में आक्रोश, सीने पे घाव और नीचे लिखा था, वो जो बच गई थी इसलिए अब लड़ने लगी है। उस पेंटिंग को उसने एक आर्ट गैलरी में बेचा और उस आर्ट गैलरी में उस पेंटिंग को बहुत सराहा गया। वहीं एक एनजीओ वर्कर ने वो पेंटिंग देखी और पूछा, ये किसकी पेंटिंग है? वो बताया गया और फिर मीरा को वहां बुलवाया गया। मीरा से एनजीओ वर्कर ने पूछा, ये किसकी कहानी है? मीरा पहले चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, ये मेरा जीवन साथी है। वो वर्कर चौंकी और बोली, क्या वो एक? मीरा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, एक लड़की, एक महिला, एक औरत जिसने अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए पूरे गांव से लड़ाई लड़ी थी और अब लड़कियों को लड़ना सिखाती है, मैदान में भी और समाज से भी। उस एनजीओ ने मीरा से और जानकारियां ली, फिर हीरा के स्कूल में आकर उसकी क्लास देखी, उसकी ट्रेनिंग, उसकी भाषाएं, उसकी नेतृत्व क्षमता, सब। एनजीओ की रिपोर्ट में लिखा गया, यह सिर्फ एक कोच नहीं, ये पितृसत्ता से टकरा कर निकली प्रेरणा है। उस पेंटिंग की खबर धीरे धीरे सोशल मीडिया पर फैलने लगी। हैशटैग चल पड़ा, हैशटैग शी सर्वाइव्ड शी फाइट्स। लोग उस चित्र में अपने दुख, अपने साहस को ढूंढने लगे। कुछ ही हफ्तों में एक अंतर्राष्ट्रीय एलजीबीटीक्यू संस्था ने मीरा की पेंटिंग को खरीदा 50 लाख रुपए में। मीरा हक्की बक्की रह गई, पर उसने एक पल भी ना सोचते हुए वो सारी राशि उस एनजीओ को दान कर दी, लड़कियों को बचाने, सिखाने और आजाद करने के लिए। हीरा को जब ये पता चला, वो कुछ पल चुप रही और फिर मीरा की तरफ देखकर बोली, तुम पागल हो क्या? मीरा मुस्कुराई और बोली, पागल तो मैं तब से हूँ जब से तुमसे प्यार हुआ है। अब सोचो, ये लड़कियां जब अपनी अपनी दुनिया से लड़ेंगी तो इनमें थोड़ी सी आग हम दोनों की भी होगी। इस घटना के बाद मीरा और हीरा को एक अंतर्राष्ट्रीय समिट में बुलाया गया, जहां उन्होंने भारत में एलजीबीटीक्यू कपल्स के
संघर्ष और गांव में व्याप्त अंधविश्वास और सामाजिक हिंसा पर खुलकर बात की। ईरा ने मन से कहा, हम प्यार नहीं साहस बांटने आए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी क्रांति वहीं शुरू होती है जहां एक लड़की डरना बंद कर देती है। हमें ये बताने की जरूरत क्यों है कि हम इंसान हैं? क्यों हमें हर बार ये साबित करना पड़ता है कि हमारा प्यार भी उतना ही पवित्र है जितना तुम्हारा है? तभी भीड़ में एक पुरुष बोला कि पर तुम तो औरत हो, और वो भी दूसरे औरत से प्यार, ये तो बीमारी है। और वहाँ खड़ा एक न्यूज़ रीडर बोला, क्या आपको नहीं लगता समाज ऐसे रिश्तों को अभी आसानी से नहीं अपनाता? मीरा मन से सीधी नजर से उन लोगों की आंखों में देखते हुए बोली कि हाँ, शायद समाज को हमारी मोहब्बत अजीब लगे, लेकिन जब किसी ने मीरा को आग पर चलाया तब ये समाज कहाँ था? जब उसे उसकी माँ, बेटी, औरत के नाम पर तोड़ा गया तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। तो अब मैं जवाब हूँ, क्योंकि जब दुनिया नफरत से डरे तब किसी एक को तो प्यार के साथ खड़ा होना होगा ना। मीरा भी अब उठ खड़ी हुई थी, पीछे से धीरे से बोली, और किसी एक को बिना डरे उस प्यार को अपनाना होगा। तो क्या बीमारी वो नहीं जो आपको नफरत सिखाती है? क्या बीमारी वो नहीं जो किसी को जलते कोयले पर चलने के लिए मजबूर करती है, सिर्फ इसलिए कि वो प्यार कर बैठी है? तभी एक पत्रकार ने लाइव इंटरव्यू शुरू किया और पूछा, क्या आप दोनों रिश्ते में हैं? ईरा ने मीरा का हाथ थामते हुए कहा, हाँ, और गर्व से कहती हूँ कि ये मेरी पत्नी है। मीरा की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। पहली बार किसी ने इतनी शिद्दत से उसे अपनाया था। समाज के सामने जिसे उसने सबसे गहरा और सच्चा प्यार किया था, उसने ही उसे अपनाया था। मीरा और ईरा अब खामोश थे। हॉल में सन्नाटा छा गया था। हॉल में तालियां गूंज उठी थी। तभी एक पत्रकार ने इंटरव्यू को वायरल कर दिया था। हर न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, अखबार, हर जगह मीरा और ईरा के उस पल की चर्चा थी। लोग दो खेमों में बट चुके थे। कुछ तालियां बजा रहे थे और कुछ आंखें फेर रहे थे। पर एक जगह थी जहां अब भी चुप्पी थी। गांव का वह घर जहां मीरा की माँ अब भी दरवाजे पर तुलसी को पानी देती थी, और जहां हीरा के पिता सुबह अखबार पढ़ते हुए गहरी सांसें भरते थे। एक दिन हीरा के पिता ने न्यूज़ चैनल पर वही इंटरव्यू देखा। वो क्षण जब हीरा ने मीरा का हाथ थामा और दुनिया के सामने कहा, हाँ, ये मेरी पत्नी है। उनका हाथ कांप गया, लेकिन गुस्से से नहीं, एक अजीब सी ठेस से जो गर्व और अपराध बोध के बीच झूल रही थी। पिता ने धीरे से कहा, कितनी मजबूती से बोली है, कभी हमारे लिए तो नहीं बोली थी वो ये। इसी बीच मीरा की माँ वही वीडियो एक पड़ोसन के मोबाइल में देख रही थी। जब मीरा ने कोयलों वाली बात कही, माँ की आंखें भर आई थी। माँ ने सिसकते हुए कहा, मैंने भी तो वही किया था, जलाने का सोचा था उसे, जला ही दिया था उसे अपनी परछाई से। कुछ हफ्ते बाद खैर वो न्यूज़ गांव के कई लोगों ने देखी, जिन्होंने फिर से अपने सिर उठाए और मेरा और ईरा के प्यार को कुचलने की कोशिश की। लेकिन इस बार मेरा और ईरा का परिवार उन गांव वालों के सामने खड़ा था। मेरा का भाई और बहन दोनों पहले से काफी बड़े हो चुके थे,
और कुछ हफ्ते बाद मीरा और ईरा एक एनजीओ कार्यक्रम में आमंत्रित थे, जहां देश भर से एलजीबीटीक्यू सपोर्टर्स और परिवार बुलाए गए थे। भीड़ में दो साये आए, मीरा की माँ और ईरा के पिता। मीरा उन्हें देखकर स्तब्ध रह गई थी। मीरा से जो आंचल से संस्कार सिखाता था, आज वही आंचल ईरा के हाथ में मिठाई का डिब्बा थमा रहा था। मीरा की माँ आंखें झुकाए मीरा से बोली, तो चाहे जैसी जी, पर इस बार जब शादी हो तो माँ की मौजूदगी में हो, सुहागन बनकर। ईरा के पिता धीमे स्वर में आंखें झुकाए हुए बोले, शायद मैं तुझे कभी समझ नहीं सका, पर आज अगर तू इजाजत दे तो तेरे इस सफर में 2 कदम मैं भी साथ चलूं। एक बार बेटी बनाकर नहीं, इंसान मानकर अपनाना चाहता हूँ। मैंने बेटी समझकर रोका था, आज इंसान समझकर अपनाने आया हूँ। सिर्फ शादी नहीं देखना चाहता, तेरा सम्मान लौटाना चाहता हूँ। पेरेंट्स अपना चुके थे। शादी का वो दिन तय होता है। कुछ दिन बाद एक छोटा सा आश्रम, मंदिर, फूलों से सजा हुआ। छत पर इंद्रधनुषी झंडियां लहरा रही थी। मीरा हल्दी लगे हाथों में चूड़ियां, माथे पर कुमकुम और आंखों में वो चमक जो सिर्फ स्वीकृति से आती है। इन लोगों ने माई को भी बुलाया था। आखिर वही तो थी जिन्होंने सबसे बुरे वक्त में इनका साथ दिया था। और कुछ दोस्तों को। शाम का समय था। मेरा आज एक पारंपरिक भारतीय दुल्हन की तरह तैयार हुई थी, लेकिन उसमें एक नम्र विद्रोह भी था। उसने चुना था एक गुलाबी सुनहरी बनारसी साड़ी, जिस पर हाथ से बुना हुआ मोर और कमल का जरदोजी का काम था। उसके कंधे पर झूलता हुआ आंचल उसके सादगी की तरह हल्का था, पर जब वो चलती तो लगता मानो कोई प्राचीन कविता हवाओं में लहराई हो। बालों में एक सफेद गजरे की रेखा थी, जो उसकी पवित्रता का प्रतीक थी। गले में न कोई भारी हार, बस एक मोतियों की सीधी माला। कान में छोटे छोटे झुमके जो बार बार उसकी मुस्कान से टकराते। उसके हाथों की मेहंदी इतनी गहरी थी कि जैसे हर रेखा ईरा का नाम लिख रही थी। पैरों की पायल ऐसी थी जैसे जब वो आगे बढ़ी तो लगा जमीन खुद उसे आशीर्वाद दे रही हो। और ईरा आज अपने अब तक के रूपों में सबसे सशक्त लग रही थी, सबसे सुंदर। उसने पहना था एक गाढ़े काले रंग का बंद गला कुर्ता, मतलब कॉलर वाला बटन वाला कुर्ता, जो उसकी मजबूत कदकाठी को और उभार रहा था। नीचे स्ट्रेट फिट पैंट जो पारंपरिक शेरवानी से हटकर एक टॉमबॉयिश मॉडर्न फील दे रही थी। कंधे पर एक गहरा नीला रेशमी दुपट्टा हल्का सा मोड़ा हुआ, जिसे देखकर लगा उसने अपने लिबास में मर्दाना अधिकार भी लिया और नारी की गरिमा भी जोड़ी। उसके बाल छोटे थे, हल्के पीछे की ओर सेट किए गए, बिल्कुल वैसे जैसे किसी बैंड की महिला गिटारिस्ट की सादगी और रिबेलियन एक साथ बयान करते हैं। गले में कोई जंजीर नहीं, सिर्फ एक कड़ा उसकी दाईं कलाई में, जो उसके इरादों की तरह ठोस और चमकदार था। जूते उसके ऑक्सफोर्ड स्टाइल के थे, चमड़े के पुराने लेकिन चमकाए हुए, जैसे उसके सफर की थकान और सलीका एक साथ चल रहे हों। और जब दोनों आमने सामने आई तो भीड़ के शोर में भी एक सन्नाटा था।
जहाँ दो औरतें नहीं थी बल्कि दो पूर्ण आत्माएं थी, जिन्होंने अपने प्यार को मोहब्बत से जीत लिया था। मीरा की रूह सांस ले रही थी हीरा को देख के। दोनों की आंखें टकराई। कुछ कहा नहीं दोनों ने, बस एक लंबा ठहरा हुआ सुकून, जैसे किसी ने कहा हो कि अब जो है वही सच है, अब तुम हो और मैं हूँ, और बस इतना ही काफी है। मीरा ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, तुम आज भी वैसी ही लग रही हो जैसे पहली बार देखा था, पर आज तुम सिर्फ मेरी हो। हीरा ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, चलो मीरा, वो ख्वाब पूरा हो गया, अब इसे जीना है हर रोज। अब पास खड़ी माई ने आंखें बंद कर एक बात कही, क्या मुझे मरने का डर नहीं है? तुम दोनों को देख ऐसा लगता है मैंने खुद के देखे ख्वाबों का जीवन जी लिया है। फेरे शुरू हुए। कोई ढोल नहीं था, बस साथ खड़े दोस्त, कुछ एनजीओ वाले बच्चे और उनके बीच गूंजते वचन। मीरा ने वचन दिया, मैं वचन देती हूँ, तुम्हारा हर दर्द मेरा होगा, तुम्हारी हंसी मेरी पूजा होगी। हीरा ने कहा, मैं वादा करती हूँ, जब भी दुनिया तुम पर उंगली उठाएगी, मैं तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूंगी। और 7वें फेरे पे हीरा ने मीरा की मांग में सिंदूर भरा और भीड़ ने पहली बार किसी शादी पर नारे लगाए, इश्क जीता है, इंसानियत जिंदा है। और मीरा ने हीरा को वैसे ही अपनाया जैसी हीरा थी। उस रात चांदनी में मीरा और हीरा एक साथ बैठे थे, सर पर फूलों की बारिश अब भी चल रही थी। हीरा ने मीरा के कान में कहा, अब कोई हमें छू भी नहीं सकता, याद है? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब तुम मुझे छोड़ भी नहीं सकती। हीरा ने कहा, अब तो 7 जन्म भी कम लगेंगे यार। धीरे धीरे सब लोग वहां से विदा होने लगे थे। हीरा के दोस्त उसके उस फ्लैट पे थे। माँ बाप दोनों माई के साथ उस घर चले गए थे जहाँ हीरा और मीरा ने माई को रखा था, एक नए घर में। उस झोपड़ी से निकाल कर हीरा और मीरा ने माई को एक नए घर में पनाह दी थी। दोनों के माँ बाप वहां चले गए थे। इधर जब हीरा मीरा अपने फ्लैट पे पहुंची तो उनके कुछ दोस्त वहां पे थे जो अटखेलियां कर रहे थे। थोड़ी देर बाद शरारत और हंसी मजाक के बाद दोस्त भी वहां से जा चुके थे। हीरा अपने दोस्तों को विदा करके आई। अंदर कमरे में दाखिल हुई तो कमरा गुलाब की पंखुड़ियों सा नर्म था। हल्की गुलाबी रोशनी जैसे किसी शाम के बादल ने चांद पर पर्दा डाल दिया हो। मीरा सजी थी, बिल्कुल वैसे जैसे बरसात की पहली कली भीगी हुई, लजाई हुई। उसके बाल सिर पर झुके हुए जैसे सांझ की लटें नीले आसमान पर छाई हो। हीरा कमरे में एंटर हुई तो दरवाजे पर ठिठक गई, जैसे कोई तपती दोपहरी में नदी की पहली झलक पाली। मीरा की आंखें झुकी, जैसे कमल की पंखुड़ियों
भोर की हवा से सहम जाए। उसने खुद को साड़ी के आंचल में समेट लिया था, जैसे बारिश में कोई हिरनी अपने नन्हे को छुपा ले। हीरा धीरे से पास आई, घुटनों के बल बैठी। उसका चेहरा मीरा के ठीक सामने था। उसने बोला, मीरा। उसके स्वर में वो कंपकपाहट थी जैसे बांसुरी की पहली सांस। मीरा पीछे हट गई थी। उसने कहा, मैं नहीं जानती कि कैसे होगा। उसकी आवाज जैसे कस्तूरी मृग की तरह भाग रही हो खुद के भीतर से। आखिर दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब आने वाले थे। इतने टाइम में उन्होंने कभी एक दूसरे को छुआ नहीं था। दोनों की शर्त थी कि पहले वो कुछ करेंगे, कुछ बन के दिखाएंगे, तभी एक दूसरे के करीब आएंगे। लेकिन वक्त ने उनका साथ दिया और आज माँ बाप के एक्सेप्टेंस के बाद दोनों एक दूसरे के साथ थे। पहली रात थी जब दोनों एक दूसरे को पूरी तरह अपना रहे थे। ऐसे में मीरा का डर के पीछे हटना लाजमी था और उसके मुंह से ये निकलना कि मैं नहीं जानती ये कैसे होगा। हीरा ने उसकी ठंडी हथेली को थामा। उसने कहा, मत डरो। मैं तुम्हारे अंगों को नहीं, तुम्हारे मन की देह को छूना चाहती हूँ। हीरा ने पास आकर उसका घूंघट धीरे से उठाया, जैसे कोई पन्ना खोल रहा हो किसी प्रेम ग्रंथ का। जब हीरा ने पास आकर मीरा का घूंघट हटाया तो मीरा ने झटकते हुए अपने हाथ साड़ी में समेटे और उसी वक्त उसकी चूड़ियों ने आवाज की, जैसे कहीं चांदनी में कोई कांच टूटा। हीरा कुछ पलों के लिए रुक गई। उसने मीरा की कलाइयों को थामा, उन्हें होठों से छुआ और फिर कान के पास फुसफुसाई, इन चूड़ियों की खनक लगता है मेरी धड़कनों से बात कर रही है, कह रही है कि आज इसे पूरी तरह महसूस कर। मीरा ने घबरा कर हाथ खींचे तो चूड़ियां और भी जोर से खनक उठी, जैसे उनका विरोध नहीं, इजहार हो। हीरा ने मुस्कुराकर मीरा को बाहों में भर लिया और कहा, तुम्हारे हर जर्रे से, तुम्हारे हर रेशे से मुझे मोहब्बत है। तुम्हारे चूड़ियों की ये बातूनी खनक मेरे सीने में बंसी सी बजाती है। उसने मीरा के माथों को चूमा और कहा, यहाँ से शुरू करूं, क्योंकि यही जगह है जहाँ मेरी दुनिया बसती है। मीरा का रोम रोम सिहर गया था। उसके कंधे कांप रहे थे जैसे सावन में पहली बार बादल छू कर निकले हों। हीरा ने उसकी हथेलियां अपने होठों से छुई और बोली, तुम्हारी ये उंगलियां रेशम है या हवा? बस इन्हीं से बांधना चाहती हूँ खुद को, आज की रात और फिर हर रात। मीरा ने आंखें मूंद ली थी। उसका शरीर अब कांप नहीं रहा था, बस बह रहा था, एक नदी की जरा जो अपने समंदर से पहली बार मिली हो। हीरा ने उसे सीने से लगाया और कहा, तुम कोई रूप नहीं मीरा, तुम ऋतु हो। तुम्हारे बाल घटाओं की तरह, तुम्हारी सांसें किसी बांसुरी की धुन, और ये बदन जैसे धरती पहली बार बारिश से भीगी हो। कहते हुए जब हीरा ने मीरा की पायल उतारी तो आवाज वैसी थी जैसे चांदनी रात में चिड़ियों की नींद टूट जाए। मीरा ने सिर उठाकर हीरा की आंखों में देखा। उसके होठ अब भी कांप रहे थे। उनमें एक मौन था,
जिसे ईरा ने पढ़ लिया, चूम लिया और फिर जी लिया। उसने मीरा के गालों को छुआ, जैसे बसंती हवा किसी आम की कोपल से टकरा जाए, और फिर माथे पर लटकती एक लट को उसके कान के पीछे सरकाया, जैसे किसी संतूर की तान चुपचाप नदी में उतर जाए। मीरा की सांसें तेज थी, उसकी छाती फूलती सिकुड़ती, जैसे सावन के झील में कोई कमल धीरे धीरे खुल रहा हो। ईरा ने उसका चेहरा दोनों हथेलियों में लिया और उसकी पलकों को चूमा, जैसे वो उसकी बूंदें सुबह सुबह पत्तों पर गिरती है, चुपचाप। मीरा की आंखें अब झुकी नहीं थी पर कांप रही थी। उसने खुद को ढीला छोड़ दिया, जैसे कोई तितली पंख समेट कर हथेलियों में ठहर जाए। हीरा का चेहरा उसके गले की ओर झुका, वहां जहां मीरा की धड़कनें बेतरतीब थी, और होठों से वो निशान छोड़ती गई, जैसे बादल धरती को पहली बारिश की छुअन दे रहा हो। मीरा ने जब पहली बार हीरा के सीने पर अपने हाथों को रखा तो हीरा की सांसें जैसे फूलों की बेल बनकर उसके शरीर से लिपट गई। उनकी सांसें उलझने लगी थी, जैसे दो नदियां एक तंग घाटी में समा रही हूँ। मीरा की पीठ पर हीरा की उंगलियों की हरकत जैसे कोई बांसुरी दे के हर मोड़ से धुन निकाल रही हो। हीरा की उंगलियां अब उसकी पीठ से नीचे उतर रही थी। हर कर्व, हर मोड़ पर वो रुकी, जैसे कोई राग धीमे धीमे सरगम छेड़ रहा हो। उसके होठ उसके बदन के हर मोड़ पे आके रुक रहे थे। मीरा ने धीरे से कहा, मैं डर रही हूँ हीरा। हीरा ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, तो मेरी बाहों में आ जाओ। डर वहीं खत्म होता है जहाँ प्यार की शुरुआत होती। फिर वो दोनों एक हुए, एक स्पर्श में, एक सांस में, एक लय में। हीरा मीरा के होठों से होते हुए उसके कंधे, उसकी गर्दन, फिर उसकी छाती तक गई, जैसे कोई प्यासा यात्री हर बूंद को पीकर अपना धर्म निभा रहा हो। मीरा का चेहरा अब चंदन की तरह महक रहा था। उसका बदन जैसे किसी बंसी की लहर में थिरक रहा हो। धीरे धीरे एक एक परत खुलती गई, सिर्फ कपड़ों की नहीं, डर की, दूरी की और संकोच की। और फिर मीरा ने खुद को हीरा की बाहों में समर्पित कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बारिश में मिट्टी में खुद को बहने दे, बिना किसी सवाल के, बिना किसी डर के। जैसे गंगा अपने हर कण को समर्पित कर देती है सागर को। दोनों प्रेम की हर हद को तोड़कर, हर सीमा को लांघकर एक हो चुके थे, और दोनों एक दूसरे की बाहों में सो चुके थे। अगली सुबह कमरे की हल्की रोशनी में हीरा भी नींद में थी, और मेरा चुपचाप धीरे से उठकर बाथरूम में चली गई। सांझ के रंग जैसे उसके शरीर पर ठहरे थे। वो जब आईने के सामने खड़ी हुई तो अपने बदन पर हीरा की हर निशानी देखकर ठिठक गई। उसके गर्दन की बाईं ओर एक हल्का निशान था, नीला सा, जैसे किसी बेल ने चुपके से जड़ें जमा ली हो। उसकी पीठ पर उंगलियों के निशान जैसे किसी चित्रकार ने रात को प्रेम से उकेरा हो। उसकी नाभि के पास होठों की एक हल्की सी छाप, जैसे चांद ने अपनी मोहर लगा दी हो। मीरा ने खुद को आईने में देखा। चेहरा लाल था, पर शर्म से ज्यादा संतोष से। आंखें चमक रही थी, पर आंसुओं से नहीं, उस रात की अमर अनुभूति से।
वो कुछ पल आईने के सामने खड़ी रही, भीतर उठती भावनाओं का तूफान जैसे समेटने की कोशिश कर रही हो। क्या यही प्रेम है जो शरीर से नहीं आत्मा से छूता है? उसके मन में ये प्रश्न बार बार गूंजता। वो जैसे तैसे बाहर आई। ईरा अब भी गहरी नींद में थी, बाल बिखरे हुए, होठों पर हल्की मुस्कान, उल्टी लेटी हुई। मीरा ने पास आकर उसे उठाने को हाथ बढ़ाया ही था कि उसकी आंखें उसके ऊपर पड़ी और वो ठिठक गई। उसकी नजर ईरा की खुली पीठ पर थी, जहाँ उसके ही नाखूनों के गहरे लाल निशान उभरे हुए थे। गर्दन के पीछे एक जगह पर तो जैसे चांदनी रात में कोई इबारत खुद गई हो। मीरा ने उन्हें धीरे से छुआ और फिर हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई, जैसे वो प्रमाण हो किसी अनकहे प्रेम समर्पण की। वो फुसफुसाई कि इन पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा, पर यह सब मेरी ही लिखाई है। मीरा धीरे से पास हुई और ईरा के माथे पर झुकी। उसकी चूड़ियां फिर खनकी और ईरा की नींद टूटी। ईरा आंखें मलते हुए मुस्कुराई। इतनी सुबह सुबह ये चूड़ियों की साजिश क्यों? मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, कल रात तुमने जो तूफान मचाया, आज मेरी चूड़ियां बदला ले रही हैं। ईरा ने खींच कर उसे गोद में बिठा लिया था, पर मीरा थोड़ी सी पीछे हट गई। ईरा को आश्चर्य, उसने कहा, क्या हुआ? मीरा ने कहा, तुम मुझसे मांगोगी तो मैं थोड़ा तड़पाऊंगी। कल तुमने कहा था मुझे महसूस करो, तो आज मेरी बारी है तुम्हें अपना इंतजार महसूस कराने की। मीरा उठी, बालों को लहराया, उसकी साड़ी की पांखें ईरा को छू गई। ईरा मुस्कुराई, फिर पीछे से जाकर उसे पकड़ा और कहा, तुम्हारे बिना सब अधूरा है मीरा। तुम्हारा तड़पाना भी जैसे मेरा नशा बन गया है। मीरा पलटी, उसकी आंखों में अब तृप्ति थी और दोनों फिर एक बार एक दूसरे को उसी भक्ति, उसी प्यास, उसी हक से जिया, जैसे आखिरी बार हो या शायद पहली बार फिर से। और फिर कहानी वहीं थमी जहाँ दो आत्माएं सिर्फ समाज से नहीं, खुद से भी जीत गई थी। न रिवाजों की दीवार बजी, न डर की जंजीर, बस मीरा की चूड़ियां थी जो अब भी खनक रही थी, पर अब शिकायत में नहीं, प्रेम के संगीत में। दोनों दुनिया को हरा कर एक हो चुकी थी। तो बताइएगा जरूर कहानी कैसी लगी। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नई कहानी लेकर जल्दी हाजिर होंगे। बाय बाय, टेक केयर।